की पड़ताल करने वाले हैं, लेकिन एक अलग तरीके से। एक अलग नजरिए से। हाँ, हम लड़ाइयों या तारीखों की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम उन सुरागों की बात करेंगे जो इतिहासकार इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। आज हम इतिहास की परतें छीलने जा रहे हैं। सबसे ऊपरी परत है आधिकारिक कहानी, मतलब जो सरकारें हमें बताना चाहती हैं। हाँ। फिर हम थोड़ा और गहरा खोदेंगे और निजी पत्रों और डायरियों में छिपी अनकही कहानियों को खोजेंगे। और अंत में हम उस समय की आत्मा तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, उसके साहित्य और कला के माध्यम से। बिल्कुल, ये समझना बहुत जरूरी है कि हम इतिहास को किस नज़र से देखते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमें जानकारी कहाँ से मिली है। सही बात है। और अच्छी बात यह है कि आधुनिक भारतीय इतिहास को समझने के लिए हमारे पास सुरागों यानी स्रोतों का भंडार है। तो शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत करने के लिए सबसे पहली और सबसे मजबूत परत है सरकारी दस्तावेज, या जिसे हम अभिलेखीय सामग्री कहते हैं। अभिलेखागार यानी आर्काइव्स। ये शब्द सुनते ही दिमाग में धूल भरी फाइलों से भरे बड़े बड़े कमरे आते हैं। ये सुनने में बड़ा औपचारिक और शायद थोड़ा बोरिंग भी लगता है। क्या ये वाकई इतने महत्वपूर्ण हैं? ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और आपकी बात सही है, ये औपचारिक होते हैं, लेकिन इनके बोरिंग होने की वजह ही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। अच्छा, वो कैसे? सोचिए, ये दस्तावेज भविष्य के इतिहासकारों को ध्यान में रखकर नहीं बनाए गए थे। हाँ, ये तो बस रोज का काम था। ये तो रोजमर्रा के काम का हिस्सा थे। किसी अधिकारी की रिपोर्ट, एक कानून का मसौदा, किसी मीटिंग के मिनट्स। मतलब ये उस समय की घटनाओं का एक फिल्टर ना किया हुआ कच्चा रूप है। एकदम। कोई ने किसी खास एजेंडे के साथ नहीं लिख रहा था, बस अपना काम कर रहा था। एकदम सही। और इसीलिए यह हमें सीधे उस दौर की सोच, उस दौर के फैसलों के पीछे की वजहों में झांकने का मौका देते हैं। जैसे कोई उदाहरण है? जैसे हमारे स्रोतों में ईस्ट इंडिया कंपनी के रिकॉर्ड्स का जिक्र है, जो 1600 से 1857 तक के हैं। ये हमें बताते हैं कि एक व्यापार करने आई कंपनी कैसे धीरे धीरे पूरे देश पर कब्जा कर लेती है। हाँ, और ये सब उन फाइलों में दर्ज है। तो ये सारी फाइलें एक ही जगह पर रखी हैं। मुझे लगता है ये पूरे देश में फैली होंगी। हाँ, बिल्कुल। इन्हें समझने के लिए हम कुछ हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे बड़ा खजाना तो नई दिल्ली में भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार में है, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया। जी। यहीं पर केंद्र सरकार के सारे रिकॉर्ड्स हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के भी रिकॉर्ड्स यहीं हैं, जिन्हें अलग अलग विभागों में बांटा गया था। अच्छा। पब्लिक, रेवेन्यू, पॉलिटिकल, मिलिट्री, कमर्शियल। हर विभाग की अपनी अलग कहानी है। और इन्हीं रिकॉर्ड्स में से एक दिलचस्प किरदार का पता चलता है, जेम्स रेनेल। 1767 में उन्हें बंगाल का पहला सर्वेयर जनरल बनाया गया। अब सर्वेयर का काम तो नक्शे बनाना होता है, लेकिन उनका काम सिर्फ उतना ही नहीं था। बिल्कुल नहीं। उनका काम सिर्फ नक्शे बनाना नहीं, बल्कि देश के अनजाने इलाकों और सीमाओं की वैज्ञानिक तरीके से मैपिंग करना था। एक तरह से वो कंपनी की आंख और कान थे। मतलब वो सिर्फ जमीन में ही नाप रहे थे, वो जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। हाँ, उनके सर्वे और जर्नल्स हमें सिर्फ भूगोल नहीं बताते, बल्कि उस जमाने के समाज और अर्थव्यवस्था के बारे में भी बहुत कुछ बताते हैं। कहाँ कौन सी फसल उगती है, कहाँ से व्यापार के रास्ते हैं, लोग कैसे रहते हैं। ये सब जानकारी सोने की तरह कीमती थी। बिल्कुल। तो ये तो हुई केंद्र की बात, लेकिन भारत तो तब भी बहुत बड़ा और विविध था। राज्यों और रियासतों का क्या? उनकी भी तो अपनी कहानियां होंगी। बेशक, और वो कहानियां हमें राज्य सरकारों के अभिलेखागारों में मिलती हैं। इसमें पूर्व ब्रिटिश भारतीय प्रांत, देसी रियासतें और दूसरी यूरोपीय ताकतों के रिकॉर्ड्स भी शामिल हैं। जैसे पुणे का पेशवा दफ्तर। पुणे का पेशवा दफ्तर। ये रिकॉर्ड्स मराठा इतिहास का सबसे कीमती स्रोत माने जाते हैं, खासकर उस दौर का जब पेशवा सत्ता में आए। मतलब जब कलकत्ता में अंग्रेज अपनी कहानी लिख रहे थे, तब पुणे में मराठा अपनी कहानी लिख रहे थे। एकदम। और सिर्फ मराठा ही क्यों, लाहौर में खालसा दरबार के रिकॉर्ड्स या जयपुर, बीकानेर, जोधपुर जैसी राजपूत रियासतों के दस्तावेज भी तो होंगे। हाँ, और ये सब मिलकर हमें बताते हैं कि ब्रिटिश कहानी के समानांतर कई और कहानियां भी चल रही थीं। और प्रेसिडेंसी का क्या? फिर 3 बड़ी प्रेसिडेंसी, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे के अपने विशाल अभिलेखागार थे। बंगाल के कुछ शुरुआती रिकॉर्ड 1756 में कलकत्ता की घेराबंदी में नष्ट हो गए थे, लेकिन प्लासी की लड़ाई के बाद के सारे रिकॉर्ड मौजूद हैं। और मद्रास के रिकॉर्ड तो उससे भी पुराने हैं, शायद 1670 के दशक के। हाँ, मद्रास प्रेसिडेंसी के रिकॉर्ड्स 1670 से शुरू होते हैं।
इसमें फोर्ट सेंट जॉर्ज के गवर्नर और काउंसिल की बैठकों का पूरा ब्यौरा है। अच्छा। इन रिकॉर्ड्स को पढ़कर आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे दक्षिण भारत में एक छोटी सी व्यापारिक कोठी धीरे धीरे एक राजनीतिक ताकत में बदल गई। यहाँ ये याद रखना भी जरूरी है कि भारत में सिर्फ अंग्रेज नहीं थे। डच, फ्रेंच, पुर्तगाली, डेनिश, ये सब भी तो यहाँ थे। क्या उनके भी कोई सुराग बाकी हैं? बहुत अच्छे सुराग बाकी हैं। ये कहानी सिर्फ भारत बनाम ब्रिटेन की नहीं है। गोवा में आपको 1700 से 1900 के दौर के पुर्तगाली रिकॉर्ड मिल जाएंगे। और डच और फ्रेंच? डच रिकॉर्ड कोचीन और मालाबार में थे। फ्रांसीसी रिकॉर्ड चंद्रनगर और पौंडीचेरी में थे। हालांकि फ्रांसीसी जाते जाते ज्यादातर दस्तावेज पेरिस ले गए। ओहो। तो ये सारे रिकॉर्ड मिलकर तस्वीर को और ज्यादा जटिल और दिलचस्प बनाते हैं। इस पूरी लिस्ट में एक और चीज है, न्यायिक रिकॉर्ड्स। मैं सोच रहा था कि अदालती रिकॉर्ड तो बहुत उबाऊ और कानूनी भाषा से भरे होंगे। क्या इतिहासकार सच में उनसे उस समय के समाज के बारे में कुछ दिलचस्प निकाल पाते? ये सवाल बहुत अच्छा है। पहली नजर में ये रिकॉर्ड बहुत सूखे और तकनीकी लगते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये उस दौर के समाज का एक्सरे है। मद्रास रिकॉर्ड ऑफिस में 1689 से मेयर कोर्ट के रिकॉर्ड हैं। तो इनमें मुकदमों के अलावा और क्या मिलता है? इनमें सिर्फ मुकदमों की कार्रवाई नहीं है, बल्कि वसीयतें, प्रोबेट यानी वसीयत को कानूनी मान्यता देने वाले दस्तावेज, ये सब भी हैं। अच्छा। इनसे पता चलता है कि समाज में संपत्ति का बंटवारा कैसे होता था, पारिवारिक झगड़े किस बात पर होते थे और कानूनी व्यवस्था आम आदमी की जिंदगी पर कैसे असर डालती थी। तो ये सभी सरकारी दस्तावेज हमें एक ढांचा तो देते हैं, नियम, कानून, लड़ाइयाँ, प्रशासन, लेकिन ये ढांचा बहुत बेजान सा लगता है। हाँ। इसमें इंसानी जज्बात कहाँ है? विद्रोह के पीछे का गुस्सा या आजादी के आंदोलन को चलाने वाला जुनून, वो इन सूखी फाइलों में तो नहीं मिलेगा। नहीं। उसे ढूंढने के लिए हमें कहाँ जाना होगा? उसके लिए हमें आधिकारिक रिकॉर्ड्स के दायरे से बाहर निकलना होगा और निजी दुनिया में झांकना होगा। यहाँ हम इतिहास की दूसरी परत पर आते हैं, निजी दस्तावेज और व्यक्तिगत खाते। हाँ, इसमें उन लोगों और परिवारों के कागजात हैं जिन्होंने आधुनिक भारत को बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। जैसे राष्ट्रवादी आंदोलन के नेता, उनके खत, उनकी डायरियां, उनके भाषणों के ड्राफ्ट्स। बिल्कुल। मैं कल्पना कर सकता हूं कि किसी आधिकारिक रिपोर्ट में एक नेता बहुत आत्मविश्वास से भरा दिखेगा, लेकिन क्या उनके निजी पत्रों में हमें उनके डर, उनकी शंकाएं भी दिखती हैं? बिल्कुल दिखती हैं। नई दिल्ली के नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय में ऐसे अनगिनत नेताओं के निजी कागजात रखे हैं। ये हमें उनकी रणनीतियों के साथ साथ उनके व्यक्तिगत संघर्षों और भावनाओं को भी समझने का मौका देते हैं। और अर्थव्यवस्था के बारे में? इसी तरह बैंकों, व्यापारिक घरानों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रिकॉर्ड हमें बताते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था कैसे बदल रही थी। और फिर आते हैं यात्रा वृत्तांत, जीवनियां और संस्मरण। ये तो सीधे सीधे किसी का व्यक्तिगत अनुभव होते हैं। हाँ, कई यात्री, व्यापारी, मिशनरी और सिविल सेवक जो भारत आए, उन्होंने अपने अनुभव लिखे। ये हमें एक बाहरी नजर से भारत को दिखाते हैं। जैसे बिशप हेबर की पत्रिका हो या अबे डुबोइस की किताब हिंदू मैनर्स एंड कस्टम्स। ये हमें उस दौर के सामाजिक जीवन की ऐसी झलकियां देते हैं जो किसी सरकारी रिपोर्ट में नहीं मिल सकती। लेकिन क्या इन पर पूरी तरह भरोसा किया जा सकता है? ये तो बाहरी लोगों का नजरिया था। क्या इसमें एक तरह का औपनिवेशिक पूर्वाग्रह नहीं होगा? बिल्कुल। वे भारत को उसी नजर से देख रहे थे जिसे समझने वे शायद पूरी तरह सक्षम भी नहीं थे। आपका संदेह बिल्कुल जायज है। कोई भी इतिहासकार इन स्रोतों को जस का तस स्वीकार नहीं करता। इन्हें हमेशा आलोचनात्मक दृष्टि से पढ़ा जाता है। मतलब सवाल पूछना पड़ता है। हाँ, हमें ये सवाल पूछना पड़ता है, ये कौन लिख रहा है, किसके लिए लिख रहा है, उसका अपना एजेंडा क्या है। लेकिन इन पूर्वाग्रहों के बावजूद ये वृत्तांत हमें यह समझने में मदद करते हैं कि उस समय के यूरोपीय लोग भारत के बारे में क्या सोच रहे थे और उनकी नीतियां उस सोच से कैसे प्रभावित होती थी। बिल्कुल। और अब आते हैं समाचार पत्रों पर। आज हमारी दुनिया को समझने का ये एक बहुत बड़ा जरिया है। क्या उस समय भी ये इतने ही जरूरी थे? शायद आज से भी ज्यादा। 19वीं और 20वीं सदी के अखबार और पत्रकारें उस दौर के इतिहास को लिखने के लिए सबसे जरूरी स्रोतों में से हैं। क्यों? वे हमें बताते हैं कि आम जनता किन मुद्दों पर बहस कर रही थी, कौन से राजनीतिक आंदोलन चल रहे थे और समाज में क्या बदलाव आ रहे थे। और मजेदार बात यह है कि हमारे स्रोत बताते हैं कि भारत में अखबार शुरू करने की पहली कोशिश किसी क्रांतिकारी ने नहीं, बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ही कुछ नाराज कर्मचारियों ने की थी।
हाँ, वे कंपनी के अंदर चल रहे भ्रष्टाचार और निजी व्यापार की धांधलियों को उजागर करना चाहते थे। वाह, ये तो कमाल है। मतलब सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश आज की बात नहीं है। भारत का पहला अखबार ही एक तरह का विसल ब्लोवर शुरू कर रहा था। हाँ, कह सकते हैं। एक मिनट, अखबार का नाम था द बंगाल गजेट या कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर? ये नाम तो किसी बिजनेस डायरेक्टरी जैसा लगता है, किसी क्रांतिकारी अखबार जैसा नहीं। हाँ, और यही तो मजेदार बात है। 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिकी ने इसे एक सीधे साधे विज्ञापन पत्र के रूप में शुरू किया। अच्छा। लेकिन जल्द ही वो इसका इस्तेमाल कंपनी के बड़े अधिकारियों पर तीखे हमले करने के लिए करने लगा। और नतीजा 2 साल के अंदर ही उनकी प्रेस जब्त कर ली गई और उन्हें जेल हो गए। लेकिन वो तो बस शुरुआत थी। बाद में द हिंदू, केसरी, अमृता बाजार पत्रिका जैसे ताकतवर राष्ट्रवादी अखबार सामने आए। हाँ, इन्होंने तो स्वतंत्रता संग्राम की आवाज बनकर काम किया। और ये लड़ाई सिर्फ भारत की जमीन पर नहीं लड़ी जा रही थी। नहीं, विदेशों में भी भारतीय राष्ट्रवादी अखबार निकाल रहे थे, जैसे लंदन में इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, पेरिस में वंदे मातरम और सैन फ्रांसिस्को में गदर। ये अखबार विदेशों में बसे भारतीयों में राष्ट्रवाद की आग जलाए रखने का काम कर रहे थे। तो स्वतंत्रता का संघर्ष एक वैश्विक आंदोलन था जिसकी अपनी एक मीडिया विंग थी। बिल्कुल। ठीक है, तो अब हमारे पास आधिकारिक दस्तावेज हैं, निजी खत हैं और अखबारों की सुर्खियां हैं। ये हमें बताते हैं कि क्या हुआ और लोगों ने उस पर क्या सोचा। लेकिन उस दौर की संस्कृति, समाज की आत्मा, उसका एहसास कैसे मिलेगा? क्या साहित्य और कला इसमें हमारी मदद कर सकते हैं? निश्चित रूप से। अब हम इतिहास की तीसरी और सबसे गहरी परत में उतर रहे हैं। रचनात्मक स्रोत। हाँ, रचनात्मक स्रोत जैसे साहित्य और कला हमें समाज की भावनाओं और मानसिकता की वो समझ देते हैं जो किसी भी दस्तावेज में नहीं मिल सकती। 19वीं सदी के आखिर में उपन्यास एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरा। और इसका शायद सबसे बड़ा उदाहरण बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ है, जो 1882 में आया था। एक उपन्यास कितना शक्तिशाली हो सकता है? क्या इसने सच में लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया? बहुत ज्यादा। आनंद मठ सिर्फ एक कहानी नहीं थी, इसका गीत वंदे मातरम तो स्वतंत्रता आंदोलन का नारा बन गया। सही बात है। उपन्यास ने सन्यासी विद्रोह की कहानी के जरिए लोगों में देशभक्ति की एक नई लहर पैदा कर दी। लेकिन ये अकेला नहीं था, और भी लेखक थे। हाँ, मलयालम में वेकुम मोहम्मद बशीर या गुजराती में इचारम सूर्यराम देसाई जैसे लेखकों ने अपने उपन्यासों में समाज के दबे कुचले और हाशिए पर खड़े लोगों की जिंदगी को आवाज दी। ये उपन्यास हमें उस समय के सामाजिक ताने-बाने की असली तस्वीर दिखाते हैं। साहित्य के अलावा चित्रकला भी एक बहुत शक्तिशाली स्रोत है। कहते हैं एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। बिल्कुल, और औपनिवेशिक काल की पेंटिंग्स हमें उस दौर के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। एक बहुत ही दिलचस्प शैली थी कंपनी पेंटिंग्स, जिसे पटना कलम भी कहते हैं। कंपनी पेंटिंग्स। हाँ, ये पेंटिंग्स ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों के संरक्षण में भारतीय कलाकार बनाते थे। इनमें उस समय का रोजमर्रा का जीवन दिखता है, बाजार, त्योहार, नाच गाना, लोगों के पहनावे, सब कुछ। लेकिन पेंटिंग्स का इस्तेमाल प्रोपेगेंडा के लिए भी तो होता होगा, खासकर 1857 के विद्रोह के दौरान। हाँ, और बहुत प्रभावी ढंग से होता था। तो ये सिर्फ कला नहीं थी, ये एक तरह का प्रोपेगेंडा युद्ध था जो कैनवस पर लड़ा जा रहा था। हाँ, बिल्कुल। एक तरफ ब्रिटिश कलाकार भव्य अकादमिक शैली में पेंटिंग बना रहे थे, जिसमें वे खुद को उद्धारकर्ता के रूप में दिखा रहे थे। जैसे थॉमस जोन्स बाकर की पेंटिंग रिलीफ ऑफ लखनऊ है, जिसमें ब्रिटिश नायकों को विद्रोहियों को कुचलते हुए दिखाया गया है। या जोसेफ नोएल पैटन की इन मेमोरियम, जिसमें अंग्रेज महिलाओं और बच्चों को बेहद असहाय और मासूम दिखाया गया है। ये एक टॉप डाउन नैरेटिव था, जो ब्रिटिश जनता को ये बताने के लिए था कि हम भारत में सभ्यता का मिशन पूरा कर रहे हैं। एकदम। और दूसरी तरफ भारतीय कलाकार क्या कर रहे थे? दूसरी तरफ कलकत्ता में कालीघाट जैसी लोक कलाएं थीं। ये जमीनी हकीकत, रोजमर्रा की चिंताओं और सामाजिक पाखंड पर कटाक्ष कर रही थीं। अच्छा। इन पेंटिंग्स में सिर्फ देवी देवता नहीं थे, बल्कि अंग्रेजी बाबुओं का मजाक उड़ाते हुए या सामाजिक कुरीतियों पर व्यंग करते हुए चित्र भी थे। ये लोगों की आवाज थी।
हाँ, तो एक ही समय में कला के माध्यम से इतिहास की दो बिल्कुल अलग कहानियां लिखी जा रही थीं। और फिर राष्ट्रवाद के उदय के साथ बंगाल स्कूल का जन्म हुआ। बिल्कुल। तो ये सिर्फ सुंदर चित्र बनाने के बारे में नहीं था जी, ये एक सांस्कृतिक विद्रोह था। एकदम सही। 19वीं सदी के अंत में अवनींद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में ये नया कला आंदोलन शुरू हुआ। ये पश्चिमी कला शैलियों की नकल को पूरी तरह से खारिज करने और एक विशुद्ध भारतीय कलात्मक पहचान बनाने का एक सचेत प्रयास था। और उन्होंने विषय क्या चुने? उन्होंने भारतीय पौराणिक कथाओं और सांस्कृतिक विरासत से विषय चुने। ये कला के जरिए भारत की आत्मा को फिर से खोजने जैसा था। तो इसका कुल मतलब क्या है? आज की इस विस्तृत चर्चा से ये साफ है कि इतिहास कोई एक सीधी सादी कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक जटिल पच्चीकारी की तरह है जिसे जिसे सरकारी फाइलों, निजी डायरियों, अखबारों की सुर्खियों, उपन्यासों और यहाँ तक कि पेंटिंग्स जैसे अलग-अलग और कभी-कभी एक दूसरे का खंडन करने वाले स्रोतों से बड़ी सावधानी से जोड़ा जाता है। एकदम सही कहा। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि एक और स्रोत है मौखिक साक्ष्य। लोगों की यादें? हाँ, लोगों की यादें, उनके सुनाए हुए किस्से। हालांकि कई इतिहासकार इसकी प्रामाणिकता पर सवाल उठाते हैं क्योंकि याददाश्त धोखा दे सकती है। लेकिन ये हमें उन लोगों की आवाजें सुनने का मौका देता है जो अक्सर लिखित रिकॉर्ड से गायब हो जाते हैं। ये इतिहास के कैनवस को और बड़ा और ज्यादा समावेशी बनाता है। ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। अगर कोई आज से 100 साल बाद हमारे समय का इतिहास लिखने बैठे तो वे किन स्रोतों का इस्तेमाल करेंगे? हमारे डिजिटल अभिलेखागार, हमारे सोशल मीडिया फीड्स, हमारे व्हाट्सएप चैट और मीम्स? हमारे बारे में क्या कहानी बताएंगे? हाँ, और कहानी के कौन से जरूरी हिस्से हैं जो शायद पूरी तरह से खो जाएंगे?